लौटते हुए मेरी आंखों में सीमा का कमनीय सौंदर्य तैरता रहा। घर से चलते हुए निश्चय करके चली थी कि अगर लड़की जीतू के योग्य ना हुई तो साफ मना कर दूंगी। भारी भरकम दहेज के लालच में लड़के की जिंदगी बर्बाद ना होने दूंगी। पर पता नहीं क्यों मन में एक बात बैठ गई थी कि इतने बड़े लोग रिश्ता लेकर आए हैं तो लड़की जरूर ऐसी वैसी होगी। पर सीमा को देखा तो देखती रह गई। खिलता चंपई रंग, तीखे नैन नक्श, घनी केश राशि, सुडौल देह यष्टि, मीन मेख निकालने की जरा भी तो गुंजाइश नहीं थी। लगता था जैसे मेरी कल्पना में रची बसी पुत्रवधू ही साक्षात उतर आई है। आनंद की तरंगों पर झूलते हुए मैंने कनखियों से अपने लाडले की ओर देखा तो वो दत्त चित्त होकर गाड़ी चला रहा था। उसका मन कहीं रहा हो, पर नजरें इस समय सड़क पर केंद्रित थी। और ठीक भी तो है, एमजी रोड पर शाम के समय गाड़ी चलाना मानो किसी नट के खेल से कम थोड़े ही है। घर पहुंचते ही मैं उसे कुरेदना चाहती थी, पर उसने मौका ही नहीं दिया। हमें उतारकर सीधा डिस्पेंसरी चला गया। झुंझुलाई सी में कुछ देर गुमसुम बैठी रही और फिर मैंने उसके पापा को ही जा पकड़ा। कहिए जी, लड़की पसंद आई? अरे मुझसे क्या पूछती हो, अपने लड़के से पूछो। आप अपनी तो कहिए। भाई लड़की तो एवन है, उसके बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। बाकी अब उन्हें रिश्ता जंच जाए तब है। अरे वाह, रिश्ता न जचा होता तो क्या वे 10 बार हमारे दरवाजे पर आते? कोई हम तो लड़की मांगने नहीं गए थे, मैंने तैश में कहा। सो तो ठीक है भाई। और वे चुप हो गए। समझ गई कि रामदास जी के वैभव की चकाचौंध से वे अब तक उभर नहीं पाए हैं। झूठ क्यों बोलूं, विस्मित तो मैं भी हुई थी। जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा ही पाया, और जो था उसका प्रदर्शन करने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की। विशाल कोठी, बाहर पंक्तिबद्ध खड़ी खड़ी 3-3 गाड़ियां, जिनके सामने हमारी मॉरिस एकदम छकड़ा लग रही थी। कीमती सूटों में सजे हुए तीनों लड़के, गहनों कपड़ों से लदी हुई तीनों बहुएं, दामी कालीन, महंगा फर्नीचर, वर्दीधारी नौकर, शाही नाश्ता, हर चीज में प्रदर्शन, हर बात में प्रभावित करने की कोशिश की थी। चलने से पहले वह हमें अपना खूबसूरत लॉन और कलात्मक बगीचा दिखाते हुए काफी दूर तक ले गए और फिर सहज भाव से खाली प्लॉट की ओर इशारा करते हुए उन्हें बताया कि यह उन्होंने लड़की के लिए रख छोड़ा है। लड़कों को उन्होंने शहर के संभ्रांत इलाकों में एक एक बंगला बनवा दिया है, क्योंकि वे जानते हैं कि देर सवेर सबको अलग होना ही है, लेकिन लड़की को वे अपनी आंखों के सामने ही रखना चाहते हैं, इसलिए प्लॉट यहीं ले लिया है। उन्होंने बहुत ही सहज भाव से यह सब बताया था, पर उनका उद्देश्य छिपा न रहा। उनकी संपन्नता पर, ऐश्वर्य पर विस्मय विमुग्ध होते हुए भी मेरे भीतर बैठी अभिमानिनी माँ मुझे बार बार जतला रही थी। देख, तेरे बेटे के लिए कितने बड़े घर से रिश्ता आया है। और तब बेटे की योग्यता के सम्मुख सारा वैभव हेय लगने लगा था। एक बात सोच लो, जीतू के पापा कह रहे थे ये शादी हो गई तो जीतू अपने पास नहीं रह पाएगा, वहीं बंगला बनाकर रहना पड़ेगा। कोई जरूरी तो नहीं है, मैंने तुनक कर कहा। क्या उसके घर द्वार नहीं है या माँ बाप नहीं है जो ससुराल में बसने जाएगा? और मेरे ही क्या 10-5 लड़के हैं जो उसे भेज दूंगी? तो फिर वो प्लॉट? अरे पड़ा रहेगा, मैंने बड़ी लापरवाही से कहा। और ना होगा तो एक नर्सिंग होम बना डालेंगे। नर्सिंग होम्स कम है इंदौर में, बच्चों के लिए तो कोई भी नहीं है। अपन तो बच्चों का ही बना लेंगे जिसमें उसने स्पेशलाइजेशन किया है। और बातों ही बातों में मैं ख्वाबों की दुनिया में चली गई। मैंने एक तिमंजले नर्सिंग होम की रूपरेखा बना डाली। मैंने प्लान किया कि उसके 3 फ्लोर होंगे। नीचे वाले फ्लोर पर आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर होगा, बीच वाली मंजिल पर जनरल वार्ड्स, और सबसे ऊपर होंगे कुछ स्पेशल कमरे। सामने होगी एक बड़ी सी खुली सी बालकनी, बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होंगे जिनसे स्वच्छ हवा अंदर जाएगी। इस तरीके से मेरे तिमंजले नर्सिंग होम की रूपरेखा तैयार हो गई। पूरा नक्शा मेरे मन में तैयार था। अगर इंजीनियर होती तो कागज पर उतार कर ही दम लेती। प्रस्तावित नर्सिंग होम के लिए कोई अच्छा सा नाम सोच ही रही थी कि गाड़ी का परिचित हॉर्न सुनाई दिया। और तब अपने लाडले से पूछ तो लो पहले, सपने बाद में बुनती रहना, ये बोले। अपने बचपने पर झेपती सी मैं खाना लगाने के लिए उठ गई। खाने के समय मैं बराबर उसके चेहरे को देखती हुई टोह लेती रही, पर उसने जरा भी हवा न लगने दी। आखिरकार मुझसे नहीं रहा गया। इनके उठते ही मैंने उससे पूछ लिया, क्यों रे, लड़की कैसी लगी? बिना देखे मैं कैसे बता सकता हूँ? क्या मतलब? फिर सारी शाम तू क्या करता रहा वहां? उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठा रहा था माँ। उनकी लंबी चौड़ी बातों से बोर होता रहा। मामा, सारी चमक धमक देखकर यही लगता रहा कि बेकार ही एमडी किया मैंने। बस पापा एक एजेंसी ले देते तो। बकवास बंद कर, पहले लड़की के बारे में बता, मैंने कहा। मामा, कहा तो मैंने उसे ठीक से देखा तक नहीं। अव्वल तो वो इतनी देर बाद तो कमरे में नमूदार हुई और फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर बैठ गई। ना तो एक बार भी उसने ऊपर देखा और ना मुंह से एक शब्द निकाला। मामा, मेरे ख्याल से या तो वो बहंगी है या गूंगी है। चुप भी कर, जब देखो उल्टी सीधी बात करता रहता है। लड़कियां क्या ऊंट की तरह मुंह उठाए सामने आ जाती हैं? तो फिर देखने के लिए बुलाने का क्या तात्पर्य है? उसने जिद की।
ये हिंदुस्तान है बेटे, इन्होंने एकाएक भीतर आते हुए कहा। शायद इतनी देर तक कान लगाए हमारी नोक झोंक सुन रहे थे। बोले, ये हिंदुस्तान है बेटे, भले घरों की लड़कियां यहाँ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। पापा, मैं भी तो एक हिंदुस्तानी हूँ। 2 साल अमेरिका में रहने से कोई अमेरिकन थोड़ा हो जाता है। पर बात तो ऐसे कर रहा है जैसे वहीं पैदा हुआ हो। इनका स्वर कुछ सख्त हो आया था। जीतू ने प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहा, ना कोई उत्तर दिया। चुपचाप हाथ धोने के लिए चला गया और हाथ धोकर सीधा अपने कमरे में। शायद इस विषय पर वो ज्यादा बहस करने का इच्छुक नहीं था। देखने दिखाने की प्रथा से वो हमेशा ही चिड़ा हुआ करता रहता था। जया की शादी के समय भी उसने 2-4 बार हमारा विरोध ही किया था, पर वधु पक्ष की दुहाई देकर हमने उसका मुंह बंद कर दिया था। पर अपने लिए तो इस तरह का नाटक करने से उसने साफ मना कर दिया था। कहता, मामा, जिस दिन कोई लड़की मुझे भा जाएगी मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। पर उसकी ये बात ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण थी। आजकल की लड़कियों का ठिकाना थोड़े ही है। हर क्षेत्र में तो उनकी घुसपैठ है, पता नहीं कौन कब टकरा जाए। डॉक्टर के लिए तो ये खतरा कुछ ज्यादा ही है, जिसमें जीतू जैसा सुदर्शन व्यक्तित्व तो हर कहीं प्रशंसक बटोर ही लेता है। इसलिए हम लोग बहुत व्यग्र थे। जीतू के डॉक्टर होते ही रिश्ते आने शुरू हो गए थे, पर अमेरिका से लौटने के बाद तो जैसे रिश्तों की बाढ़ सी आ गई थी, क्योंकि जीतू डॉक्टर था, इकलौता था, फॉरेन रिटर्न था। गली में सही पर अपना 2 मंजिला मकान था। पुराना सही पर घर में एक गाड़ी थी। पिता की अच्छी खासी प्रैक्टिस थी। बिरादरी में ऐसे सर्वगुण संपन्न लड़के ही कितने थे। खाता पीता घर और डॉक्टरी पास वर। लोगों के मुंह में पानी ना आता तो आश्चर्य था। तभी तो रामदास जी जैसे प्रमुख व्यवसायी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी थी। बड़ी मुश्किल से जीतू साथ जाने के लिए राजी हुआ था। कह रहा था, पहले तुम देखाओ, पर लड़की वालों को बार बार परेशान करना हमें अच्छा नहीं लगा। जया के वक्त के कुछ कड़वे मीठे अनुभव मन में अभी तक ताजे ही थे, इसलिए हम सब साथ ही वहां पहुंचे। रामदास जी ने इतनी आवभगत की, उनके परिवार ने इतना प्रेम टपकाया कि बार बार यही डर बन रहा था कि लड़की अगर अच्छी न हुई तो उन लोगों को किस तरीके से जवाब देंगे। वह बहुत देर बाद आई। उस समय हम लोग कॉफी पी रहे थे। अपनी दोनों भाभियों के बीच चलती हुई वो कमरे में आई थी और एक अस्पष्ट सी नमस्ते के साथ सिर झुकाकर बैठ गई थी। उसकी विनम्रता पर मैं मुग्ध हो गई थी। अंग्रेजी में एमए लड़की और इतनी सुशील, इतने लोगों के बीच उसका यह सहमा सिमटा रूप एकदम स्वाभाविक लग रहा था। तब ये बात मन में उठी थी नहीं थी कि इस तरह जीतू तो उसे बिल्कुल नहीं देख पाया होगा। वह भी तो बड़ी शालीन सी मुद्रा में बैठा हुआ था। सोच समझकर आखिर एक उपाय मैंने ढूंढ ही लिया। जया की सालगिरह के बहाने बहन भाइयों को एक दिन चाय पर आमंत्रित कर लिया। जया थी अपनी ससुराल में, इसलिए उपहार आदि लेकर मुझे चिंतित होने की जरूरत ही नहीं थी। 2 दिन तक मैं घर की सफाई में जुटी रही। फर्श धो पोंछ कर चमकाया गया, नई चादर बिछाई गई, सोफे के कुशन्स बदले गए, पर्दे धुलवाए गए और तो और ड्राइंग रूम के दरवाजे पर नए सिरे से पेंट कर डाले। नया सा एक कालीन लाकर वहां डाल दिया। फिर जैसे मन की तृप्ति नहीं हो रही थी, हर कोण से मैं वहां की सजावट को देखती और हर बार कुछ न कुछ सुधार कर देती। ये लोग अगर बीच में न टोक देते ना तो शायद मेरा यह क्रम मेहमानों के आने तक चलता ही रहता। दोनों बाप बेटे हाथ बांधकर बैठे हुए थे और मेरी परेशानी का मजा ले रहे थे। जब 2-3 बार वॉल पीसेस और कैलेंडर्स बदल चुकी तो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है एक बार डिस्टेम्पर हो जाता तो ठीक रहता। 5 बजने में तो अभी बहुत टाइम है, क्यों? इतना गुस्सा आया मुझे ये सुनकर। एक तो खुद करेंगे नहीं, और मेरा फूला हुआ चेहरा देखकर ही जीतू मेरे मूड को भाप गया तो बोला, मामा, क्यों बेकार की परेशानी मोल रही हो? आप बेकार ही इतना परेशान हो रही हो। लाख कोशिश कर लो, हम यह घर कोठी में नहीं बदल सकते। उसे मत रोक जीतू, अपनी होने वाली बहू को इम्प्रेस करने की योजना बना रही है। एंड यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कोठी न सही, आउट हाउस तो लगेगा ना हमारा घर। ये बोले, अरे आउट हाउस भी लग जाए तो गनीमत समझो, मैंने तो नक्कर कहा। जाने किस दरिद्र जगह डाल दिया है इतना सारा पैसा, कितना भी करो रौनक ही नहीं आती। गुस्से में ही सही, मैं अपने मन की बात कह ही गई। इतना लंबा चौड़ा मकान बनवा तो लिया, पर गली की वजह से उसकी सारी शान पर पानी फिर जाता था। रामदास जी के आउट हाउस सचमुच इससे अच्छा शो देते थे। उस दिन प्लॉट दिखाने ले गए थे, तब उन्होंने दिखाई थी छोटे छोटे घरों की वो लंबी कतार। उनकी संस्था के कर्मचारी उसमें रहते थे। खुली जगह में हरियाली के समुद्र के बीच वे छोटे छोटे द्वीपों की तरह लगे। जी तो ठीक ही कहता है, बेकार मेहनत करने से क्या फायदा, उस वैभव से तो होड़ लेना असंभव है। ठीक 5 बजे वे लोग आए, छोटी वाली दोनों भाभियां, छोटा भाई और वह। मुझे अच्छा लगा। बहुत भीड़ होती तो वहीं उसी दिन वाला किस्सा हो जाता। लगा कि लोग समझदार हैं। सीमा उस दिन गहनों से लगी हुई नहीं थी। मेकअप भी बहुत हल्का था, इसलिए उसका सौंदर्य आज आंखों में चकाचौंध नहीं भर रहा था, बल्कि ठंडक दे रहा था। नींबू कलर की हल्के जरी की शिफॉन की साड़ी उसने पहनी थी, उसके रंग के साथ एकाकार हो रही थी और देखने वाले की आंखों को बांध लेती थी। मेरी नौकरानी ने तो वही निर्णय सुना दिया, लाड़ी घनी सुंदर छे, कदे मारी नजर न लग जावे।
वे सभी लगभग समवयस्क ही थे। उन्हें ड्राइंग रूम में छोड़कर मैं रसोई में चली आई और देर तक नाश्ता लगाती रही। नाश्ते की तैयारी भी मैंने कल से ही शुरू कर दी थी और अपना सारा पाक कौशल दाव पर लगा दिया था। उन लोगों ने हर वस्तु के साथ न्याय किया और प्रशंसा के पुल बांध दिए। छोटी बहू ने एक दो चीजों की विधि भी पूछी, अच्छा लगा। सीमा जरूर धीरे धीरे चुग रही थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी होने वाली ससुराल में कोई चबर चबर खा सकता है भला? खाने के बाद में महिलाओं को घर दिखाने ले गई। उन दोनों बहुओं ने हर बात की प्रशंसा की, सजावट की, सामान की, कढ़ाई की, बुनाई की, और सबसे अंत में मैं उन लोगों को किचन में ले गई, जो मेरा अभिमान बिंदु था। सफेद रंग में नहाया हुआ, आधुनिक उपकरणों से सजा हुआ, अलमारी में झिलमिल करते स्टील के बर्तन, चमकते पीतल के, हिंडोलियम के डब्बे, जगमग करती हुई क्रॉकरी, मचान पर एक सी झालर से सजी अचार मुरब्बे की बर्नियां। जो भी देखता प्रशंसा करता। इन लोगों ने भी की, पर सीमा वहां भी चुप चुप बनी रही। इस बार मैं उतनी तटस्थ नहीं रह सकी। मन में कुछ चुभा जरूर। मुंह खोलकर तारीफ न करती, पर प्रशंसा की एक नजर तो डाल लेती। आखिर कल को यह गृहस्थी उसकी भी हो सकती है। उनके जाते ही मैंने पूछा, क्यों रे, आज तो ठीक से देख लिया है ना? हाँ, अच्छी है। हाँ, बशर्ते बोलना जानती है। क्या मतलब? मैंने कहा। मतलब ये है मामा कि वे जरूर हकलाती होगी, नहीं तो 2 घंटों में क्या एक बार भी मुंह नहीं खोलती? आश्चर्य से भरकर मैं उसे देखती ही रह गई। देखो, 2-2 बार तो तुम लोग लड़की देख चुके हो, और तो और उसे घर पर भी बुला चुके हो। अब अगर मना कर दें हम लोग तो क्या शराफत होगी? बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे हम, इन्होंने सख्ती से कहा। और अगर वहीं से इंकार आ जाए तब? उस ओर से निश्चिंत रहो। उनके मन में जरा भी शंका होती तो वे लड़की को यहां न भेजते। मैं तो सोचता हूं कि वे तो अपनी ओर से सब तय मानकर ही चल रहे हैं। कैसे? याद नहीं? उस दिन जब हम लोगों को प्लॉट वगैरह दिखाने ले गए थे, तब रामदास जी के पुराने पार्टनर की लड़की मिल गई थी। तब उन्होंने जीतू का परिचय कराते हुए कहा था, यह तुम्हारे जीजा जी हैं। अरे हाँ, मैंने कहा, और मुझे एकदम सारी बातें याद आ गई। उस दिन रामदास जी हमें अपना बगीचा दिखाते हुए दूर तक अपने प्लॉट के पास ले गए थे, जो उन्होंने अपनी बिटिया के लिए रख छोड़ा था। हम लोग मुआयना कर ही रहे थे कि पीछे आउटहाउस की तरफ से एक लड़की साइकिल पर आती हुई दिखाई दी। पास आते ही साइकिल से उतरकर उसने पहले रामदास जी को और फिर हम सबको सलज्ज भाव से प्रणाम किया था। लड़की बहुत सुंदर तो नहीं थी, वेशभूषा भी साधारण ही थी, पर कोठी के चमक धमक भरे वातावरण के साथ उसका रूप ऐसे लगा जैसे बरसात के बाद धूप निकल आई हो। स्कूल जा रही हो बेटे? जी। माँ ठीक है? जी ताऊ जी, रात कुछ बुखार आया था, अब तो ठीक है। बस, अब तो उन्हें ठीक होना ही है। ये अमेरिका से डॉक्टरी पढ़कर आए हैं। सो किसके लिए? रामदास जी ने कहा। फिर जीतू की ओर देखकर बोले, बेटा जितेंद्र, ये एक ही साली है तुम्हारी, लेकिन 10 के बराबर है, जरा इससे बचकर रहना। उसने कनखियों से जीतू को देखा और शर्माकर मुस्कुराकर चली गई। फिर धीरे से रामदास जी से बोली, ताऊ जी मैं चलूं अब? हाँ बेटे, 10:30 हो रहे हैं, चलो। अब नहीं गई तो लेट हो जाओगी। उन्होंने प्यार से पीठ थपथपाकर उसे विदा किया। जाने से पहले उसने फिर एक बार हम सबको नमस्कार किया और साइकिल हाथ में लेकर चल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद ही वह उस पर सवार हुई। उसकी विनम्रता पर मुग्ध हो गई मैं। पूछ लिया, कौन है ये? बड़ी प्यारी लड़की है, मेरे दोस्त की बेटी है। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे। क्लर्की की बंधी बंधाई आमदनी से तंग आकर दोनों ने साथ साथ ये बिजनेस शुरू किया था। तब तो कल्पना भी नहीं की थी कि ये चल निकलेगा। दुख यही होता है कि जब अच्छे दिन आने को हुए तो वो चल बसा। अरे, क्या डेथ हो गई? हाँ, एक स्कूटर एक्सीडेंट में वह और अन्नू से बड़ा लड़का दोनों जाते रहे। तब से माँ बेटी यही हैं। धंधे में जो शेयर था उसके एवज में भाभी ने यह मकान मांग लिया। उसी में रहती हैं। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। पिछले 2 सालों से बीमार चल रही हैं, इसलिए उन लोगों ने अब अन्नू को लगा लिया है। रिश्तेदार तो होंगे या वो नहीं है? मैंने सहानुभूति से पूछा। हैं क्यों नहीं, पर बहन जी, रिश्ते सब पैसे से बंधे रहते हैं। शंभूनाथ की मृत्यु के बाद उसके पिताजी आकर बहू को और पोती को लिवा ले गए थे, पर इंश्योरेंस के पैसों को लेकर मनमुटाव हो गया। उनकी इच्छा थी कि पैसा शंभू की बहन की शादी में लगा दिया जाए। आखिर भाई होता तो कुछ ना कुछ कर देता ही, पर अन्नू की नाराजी नहीं हुई। निपट कंगाल होकर मैं किसके सहारे दिन काटूंगी? 8-10 हजार की मामूली रकम थी, पर एक बेसहारा औरत के लिए तो वही संबल थी, सहारा था। घर वालों से पैसों का तकाजा भी नहीं किया जा सकता था। कल को अन्नू की शादी में लोग अंगूठा दिखा देते तो बस यहीं आ गई और लौट कर नहीं गई। उन लोगों ने भी तो कोई सुध नहीं ली। स्वाभिमानिनी हो ऐसी है कि उसके बाद से पीहर में भी पैर नहीं रखा। यहाँ भी हम लोगों के रहते वे नौकरी करें अच्छा नहीं लगता, पर माँ बेटी दोनों बहुत आन वाली हैं। इसके बाद विषय बदल गया था। रामदास जी अपने व्यवसाय के फैलाव का वर्णन करने लगे। इसी कारण वे अपनी कुशाग्र बुद्धि बच्चों को सरकारी नौकरी में नहीं भेज सके थे। वैसे तीनों बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा किए हुए हैं। एक तो विदेश भी हो आया है।
उस आकर्षक बातचीत के बीच अन्नू दब गई थी। आज इन्होंने एकाएक याद दिला दिया तो मुझे अपने पर ही रोष आ गया। मुझे पहले ही ख्याल क्यों नहीं आया? जीतू, हम लोग गलती कर गए, मैंने एकाएक कहा तो वह आंखों में प्रश्न भरकर मुझे देखने लगा। उस दिन हम लोग इतनी भीड़ भाड़ इकट्ठी न करते, केवल अन्नू को बुला लेते तो ठीक था। कौन अन्नू? तुम्हारी इकलौती साली। सीमा के साथ वो आती तो वातावरण जरा खुल जाता। भाई का थोड़ा बहुत लिहाज करना पड़ता है। अन्नू रहती तो सीमा थोड़ी सहज हो जाती। मामा, क्या दुनिया में और लड़कियां नहीं हैं? आखिर आप उसी के लिए इतनी व्यग्र क्यों हैं? मना नहीं कर पाएंगे जीतू हम। पापा को यह रिश्ता बहुत भा गया है। पापा को भा गया है वो प्लॉट और दहेज की संभावित राशि। और लड़की, वो भी तो बुरी नहीं है, मैं बोली। इस पर जीतू कुछ नहीं बोला। उस दिन मैं और जीतू गाइड देखकर बाहर निकल रहे थे। मैटिनी शो था, लेकिन जैसा कि संभावित था मेरे सर में बहुत दर्द था। मैं दवाई लेने के लिए भुनभुनाती हुई उतर आई तो वो भी मेरे पीछे पीछे स्टोर में चला आया। शायद देखना चाहता था कि मैं कौन सी गोलियां ले रही हूँ। हम लोग स्टोर में घुसे ही थे कि आवाज आई, जीजा जी नमस्ते। चौंक कर देखा, बड़े बड़े नीले फूलों वाली गुलाबी सलवार सूट पहने एक प्यारी सी शोक चंचल सी लड़की जीतू को नमस्ते कर रही है। आप? मैंने ठीक से पहचाना नहीं। जीतू ने हकलाते हुए कहा, अरे इतनी जल्दी भूल गए? श्रीमान जी, मैं अन्नू हूँ। ओह, एकदम जैसे जीतू को सब कुछ याद आ गया। अपनी इकलौती साली को इतनी जल्दी भूल गए? फिर मेडिकल की पढ़ाई आपने कैसे पूरी की होगी? हमने तो सुना था आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मेडिकल कॉलेज में फैंसी ड्रेस थोड़े ही सिखाया जाता है। उस दिन तो आप सफेद सी साड़ी पहनकर बड़ी सोबर सी लग रही थी। अरे उस दिन मैं स्कूल जा रही थी ना, वहां तो भाई सोबर बनकर ही जाना पड़ता है। अच्छा, तो पढ़ाती भी हैं आप? हे भगवान, इस देश का क्या होने वाला है? जीतू भी अब मूड में आ चुका था। देश की चिंता मत कीजिए जीजा जी, जो बच्चे आपके इलाज से बच जाएंगे वो मेरे ही स्कूल में तो आएंगे। मैं काउंटर पर खड़ी खड़ी उस नोक झोंक का मजा ले रही थी। जब बिल चुकाकर लौटने लगी तो अन्नू ने मुझे देखा। नमस्ते आंटी, उसने विनम्रता से सर झुकाकर कहा और पास आकर खड़ी हो गई। कैसी हो बेटे, माँ कैसी है? मैंने औपचारिकता निभाई। माँ का तो आंटी चलता ही रहता है, उन्हीं की दवाइयाँ लेने तो आई हूँ। उसने कंधे पर लटका बैग खोलकर दिखाते हुए कहा। चलो तुम्हें घर छोड़ दें? मैंने दुकान से बाहर निकलते हुए कहा। ना आंटी, मेरे पास तो अपना लौहरत है। पर ये बताइए आप लोग घर कब आ रहे हैं? उस दिन ताऊ जी कह रहे थे कि जीजा जी एक दिन माँ को देखने जरूर आएंगे। मैंने जीतू की ओर देखा। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अनु जी आपके घर हम आएंगे जरूर, पर एक शर्त है। फरमाइए जीजा जी। कुछ देर वो पशुपेश में चुप रहा और फिर बोला, मामा तुम चलकर बैठो, मैं अभी 1 मिनट में आया। बच्चे इस तरह लिहाज करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। वैसे शर्त क्या, मुझसे कुछ छिपी हुई है? सीमा को भी अपने साथ अनु के यहाँ बुलवाने की बात रही होगी। और क्या। 5-6 दिन बाद एक दोपहर को खाना खाते हुए उसने मुझसे पूछा, मामा शाम का कोई कार्यक्रम तो नहीं है? नहीं तो क्यों? अनु के यहाँ चलना है। मैं चलकर क्या करूंगी? यूं ही तुम लोगों को असुविधा होगी वैसे भी। नहीं मामा, हम लोगों से क्या मतलब? मतलब यही कि सीमा भी आएगी ना वहाँ। नहीं माँ, उसके साथ सुबह इंदौर कॉफी हाउस में डोसा खा चुका हूँ, यही तय हुआ है। उसने रूखे रूखे अंदाज में कहा था। मैंने गौर से देखा, उसका चेहरा बुझा बुझा सा था। शाम को कुछ यूं ही मूड में हम लोग रवाना हुए। अपनी कार हम लोगों के जान पूछकर छोड़ दी। हमने स्कूटर ले लिया जो बाहर बाहर चलता हुआ ठीक उसके घर के सामने जाकर रुका। वो प्रतीक्षा में द्वार पर ही खड़ी थी। हमें देखते ही उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। पहले कमरे में अनु की माँ का बिस्तर लगा हुआ था। उम्र पता नहीं क्या रही होगी, पर जीवन संघर्षों और बीमारियों ने उस औरत को बुरी तरह थका दिया था। कुछ औपचारिक चर्चाओं के बाद जीतू बोला, मामा आप लोग थोड़ी देर गपशप करो, तब तक मैं इन्हें देख कर आता हूँ। अनु मुझे भीतर लेवा ले गई। 2 ही तो कमरे थे, बीच में आंगन और उस पार रसोई। उसने बताया कि बाहर के कमरे में रहने से माँ को अकेलापन नहीं सताता। दरवाजा भी पलंग के पर बैठे बैठे खोल लेती हैं। सुबह शाम कोठी से कोई नौकर रानी चौका बर्तन सफाई आदि करने आती है और बाकी समय अकेले रहना पड़ता है। आंगन में उसने कई गमले रखे थे। मैं मूढ़े पर बैठे बैठे उन खूबसूरत फूलों को देखती रही कि कुछ क्षणों में जीतू आ गया। हाथ धुलवाएंगी? जीतू ने कहा। वहीं जामुन के थाले में अनु ने हाथ धुलवाए। कैसी है माँ? अनु ने अधीरता से पूछा। वो चुपचाप हाथ धोता रहा, बेमतलब देर लगाता रहा। माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? उसने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज कांप रही थी। अनु जी, हमने तो आपका वादा पूरा कर दिया, पर आपकी बात तो अधूरी रह गई। तो इसका हम क्या करें? शर्त तो सिर्फ दीदी को लेकर आने की तय हुई थी। अब वह बुत बनी बैठी रहे तो हम क्या करें? हाँ, आप कर ही क्या सकती हैं, एक कप चाय तो पिला सकती हैं ना। ओ श्योर। एकाएक उसका चेहरा खिल उठा। माँ के बारे में पूछते हुए 2 आंसू बरबस गालों पर लुढ़क आए थे जो धूप में ओसकण से की तरह चमक रहे थे। अब थोड़ी देर माँ के पास बैठी आंटी, मैं चाय लेकर अभी आती हूँ। हम दोनों फिर से बाहर आकर बैठ गए। थोड़ी देर तक गुमसुम बैठने के बाद जीतू ने कहा, चाची जी यहाँ आसपास कोई रिश्तेदार नहीं है आपका? है क्यों नहीं बेटा, पर अपना कहलाने लायक कोई नहीं है। 4 चाचा हैं अनु के, पर पिछले 10 साल में किसी ने एक बार भी इधर का रुख नहीं किया है। अनु के मामा तो होंगे, एक हैं, और उनका अपना ही परिवार इतना बड़ा है, फिर परिस्थिति भी साधारण है। उन पर बोझ बनने की अपेक्षा अपनी ही कमाई खाना अच्छा लगा। अब तक तो ईश्वर ने आन निभा दी, अब 2 साल से लड़की खट रही है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो बेटा?
कुछ नहीं, ऐसे ही। आप बीमार चल रही है ना, अनु नौकरी करती है, कोई जिम्मेदार आदमी आपके पास रहे तो ठीक रहेगा। मुझे मालूम है बेटा, दिन प दिन मैं छींचती जा रही हूँ। जिंदगी से मुझे कोई मोह नहीं है, पर मुझे इतना जला दो कि अनु को अपने हाथों से विदा कर दूं। कहते हुए माँ का स्वर कातर हो आया। तो पता नहीं क्या सोच बैठी। उसके पूछने का ये मतलब नहीं था। मैंने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, अभी तो आपको बहुत जीना है, अनु के बच्चे खिलाने हैं। शादी तो हो जाए पहले, वो बोली। शादी की चिंता आप क्यों करती हैं? आपकी लड़की तो हीरा है। उससे क्या होता है बहन जी, कोरी लड़की कौन ब्याहता है? भगवान लड़की दे तो तिजोरी भर के धन भी दे, उन्होंने लंबी सांस लेकर कहा। उसी समय हाथ में ट्रे लेकर अनु ने प्रवेश किया। माँ, आपने अपनी रामायण फिर शुरू कर दी ना, उसने नाश्ता लगाते हुए कहा। इसलिए तो यहाँ आने से घबराते हैं। आंटी पहली बार आई हैं, उन्हें भी आपने बोर कर दिया। माँ बेचारी खिसियाकर चुप हो गई। उनका मन रखने के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए था, पर उस समय कुछ सूझ ही नहीं पड़ा। उधर चाय नाश्ते का दौर शुरू हो गया था। थोड़े समय में लड़की ने काफी तैयारी कर ली थी, पर मुझसे कुछ खाया नहीं गया। बीमार के कमरे में एक अजीब सी गंध बसती है। डॉक्टर की पत्नी होने के बावजूद मैं उसकी अभ्यस्त नहीं हो पाई हूँ। हम लोग उठने लगे तो अनु की माँ ने अनु से जीतू का टीका करने को कहा और उसके हाथ में 21 रुपए रखे। वो तमतमा गया, बोला, आप मुझे फीस दे रही हैं? मैं घर का आदमी बनकर आया था, डॉक्टर बनकर नहीं। अनु की माँ ने दोनों हाथ माथे से छुआते हुए कहा, फीस नहीं बेटे, तुम्हारी फीस देने का सामर्थ्य नहीं है मेरा। इस घर के दामाद हो तुम। अनु और सीमा में मैंने कभी फर्क नहीं किया। तुम घर के बड़े दामाद पहली घर आए हो, खाली हाथ कैसे जाने दूं? चाहिए था कि हम आपका कुछ सत्कार करते, पर उतनी सामर्थ्य कहाँ है हम में। हाथ पर जोड़ लेते हैं। इतना कहते हुए वे हाँफने लगी। शगुन के रुपए हैं, रख लो बेटा। बेटा, मैंने वो नोट जीतू के कोट में ठूस दिए। दोनों की आंखें तरल हो आई। जीतू ने प्रतिवाद नहीं किया, गुमसुम हो आया। सड़क तक अनु हमें छोड़ने आई। बोली, जीजा जी प्लीज, माँ की बातों का बुरा न मानिएगा, कभी कभी भावुक हो जाती हैं। उनकी तबीयत को देखकर हर बात मान लेती हूँ मैं। आप भी? नहीं अनु, मैंने किसी बात का बुरा नहीं माना, जीतू ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। माँ लोगों की बातों का कोई बुरा मानता है भला? अनु तो आश्वस्त होकर घर लौट गई, पर जीतू सारे रास्ते चुप चुप बना रहा। मैंने समझाया भी, इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। कल तेरी शादी होगी तो मैं अनु को 20 की जगह 120 की साड़ी पहना दूंगी। पर आज अगर रुपये लौटा दिए होते तो दोनों माँ बेटी यही समझते कि उनकी परिस्थिति का मखौल उड़ाया जा रहा है। पर वह फिर भी गंभीर बना रहा। जया सगाई से 4-5 दिन पहले ही आ गई थी। आते ही शुरू हो गई, ममा लड़की खूब सुंदर है ना, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। अरे भाई, अब जैसी भी हो देख लेना, मैंने चुटकी करते हुए कहा। नहीं मामा, ऐसा गजब मत करना। अपने यहाँ इतने रिश्ते लौटा चुकी हूँ। सबसे कह रखा था एक ही बहू आएगी घर में, और ऐसी वैसी नहीं चलेगी। अब जो लड़की सुंदर ना हुई तो लोग मेरा मजाक बना डालेंगे। मेरी जेठानी तो अभी से कह रही है कि देखें कौन सी अप्सरा आएगी। उनकी भतीजी के लिए मना करके मैंने उन्हें खूब नाराज कर दिया था माँ। यहाँ भी तो वही हाल है, मैंने कहा। लोग बाग अपनी लड़की देखते नहीं और मुंह उठाए चले आते हैं, और मना कर दो तो हमेशा के लिए मुंह फुला लेंगे। जब से बात पक्की हुई है बस यही चर्चा है कि हमने बस पैसे का मुंह देखकर हाँ की है। अब तो बस यही लगता है कि कब शादी हो, कब बहू घर में आए। एक बार उसे देख लेंगे तो अपने आप सबकी बोलती बंद हो जाएगी। मेरी बात से जया की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच गई। मैंने भी उसे ज्यादा परीक्षा कराना उचित नहीं समझा। दूसरे ही दिन सीमा को बुलवा भेजा। सगाई की साड़ी खरीदने का बहाना भी था। वैसे भी मैं अब तक जया के लिए ही रुकी हुई थी। सोचा लड़कियों की पसंद से ही खरीदना ठीक रहेगा। रोज रोज को इतनी महंगी साड़ी तो खरीदता नहीं। रामदास जी स्वयं बेटी को लेकर उपस्थित हुए। हाथ जोड़कर बोले, आपका आदेश टाला नहीं जा सकता, इसलिए ले आया हूँ। वैसे उसकी अपनी कोई पसंद नहीं है, आप जो भी पहनाएंगी पहन लेगी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि खरीदारी का तो बहाना है भाई साहब। दरअसल जया उसे देखना चाहती थी। मेरी बात से उनका सारा संकोच दूर हो गया। बार बार ये कहकर कि लड़की अब आपकी है, जब चाहे बुलवा लीजिए, वो वापस लौट गए। मैं जानबूझकर उन लोगों के साथ बाजार नहीं गई। सीमा के साथ अनु आई थी। मैंने जया के साथ जीतू को कर दिया। सोचा सब बराबर उम्र वाले होंगे तो ठीक रहेगा। मेरी वजह से बेचारे यूं ही संकोच में पड़ जाएंगे। अनु और जीतू की नोकझोंक तो रामदास जी के जाते ही शुरू हो गई थी। बोली, जीजा जी आज तो ताऊ जी का लिहाज करके चली आई, पर यह मत जानिएगा कि हर बार इसी तरह दीदी के साथ घिसटती चली आऊंगी। भविष्य में बाकायदा निमंत्रण भेजना पड़ेगा। आखिर हमारी भी कोई प्रेस्टीज है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपकी प्रेस्टीज का तो ख्याल सबसे पहले रखना है। हमारा वकील तो आप ही हैं, जीतू ने कृत्रिम गंभीरता से कहा। लाइए जरा अपना पता तो लिखवाइए। मैं तो अनु के आगे कुछ भी नहीं जानता। अनुराधा, अनुपमा या पौराणिक अनुसुईया? गलत जीजा जी, लगता है नामों के बारे में आपका ज्ञान बहुत सीमित है। श्रीमान जी, मेरा नाम अनुप्रीता है। ओह, व्हाट अ लवली नेम। बस हाय जीजा जी, अब कवि ना हुए, नहीं तो कहते जैसी आप हैं वैसा ही सुंदर आपका नाम है। मुझे दुख है अनु जी कि मैं डॉक्टर हूँ और सच बात कहता हूँ जो कड़वी होती है। अच्छा जी, कहिए तो। कहना चाह रहा था कि काश आप भी उतने सुंदर होती जितना कि आपका नाम। हाँ ठीक ही तो है जीजा जी, अब तो आपकी नजरों में सिर्फ एक ही सुंदर व्यक्ति रह गया है। कहते हुए उसने होंठ भींच लिए। पलकों के किनारे भीग गए। मैंने जीतू को डांट कर चुप कराया तो बोला, बस इतने में ही रो दी। और आपके ताऊजी कह रहे थे एक ही साली है पर 10 के बराबर है। हमने तो सिर्फ बानगी पेश की और आपके छक्के छूट गए। उनकी इस जुगलबंदी का हम सब मजा ले रहे थे। जीतू की आखिरी बात पर तो सब लोग ठठाकर हंस पड़े।
अन्नू भी बहादुरी के साथ मुस्कुरा दी और इसी हंसी खुशी वातावरण में सब लोग घर लौट गए। और उनके चले जाने के बाद मुझे याद आया कि इस सारे शोर शराबे के बीच सीमा एकदम गुमसुम बैठी रही थी। बोलना तो दूर, मुस्कुराई तक नहीं। शर्मीली बहुत लड़कियां देखी, पर अधमुंदे होठों से, पलकों से हंसी के किरण निरंतर फूटते रहते हैं। सीमा शर्मीली नहीं, घुन्नी लड़की है। जीतू जैसे हंसमुख लड़के के साथ उसका निभाव कैसे होगा, या उसे भी अपनी तरह मनहूस बनाकर रख देगी। जब से शादी तय हुई है मैं इसी चिंता में घुली जाती। इनसे तो कहना बेकार, एक बार मुंह खोलने का प्रयास किया तो बुरी तरह डांट खानी पड़ी। बोले, तुम तो जीतू को अभी दुधमुहा बच्चा ही समझती हो। वो तुम्हारे सामने नाटक करता है और बाहर उसे लेकर होटलों में घूमा करता है। होटल में सिर्फ एक ही बार गया था जी, तभी तो। एक बार या 100 बार, उससे क्या फर्क पड़ता है। अपने लाडले को समझा दो, ये हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं। यहाँ की लड़कियां ऐरे गैरों के साथ होटलों में नहीं जाया करती। और बात फिर दब गई। पर जितनी बार सीमा को देखा मुझे लगा कि ये लड़की से मेरा और जीतू का निर्वाह कैसे होगा। कोई और लड़की होती तो इतने दिनों में घर से एक आत्मिक संबंध स्थापित कर लेती, पर ये आज भी उतनी ही पराई लगती है। बाजार से लौटी जया तो भरी हुई थी। साड़ी का डब्बा मेरे सामने पटक कर बोली, लो देख लो माँ, पूरे 700 की साड़ी है, पर महारानी ऐसे मुंह बनाती थी जैसे उनके लिए छींट खरीदी हो। मैंने डब्बा खोल कर देखा। रानी कलर की खूबसूरत बनारसी रेशम जरी की बूटियों से झिलमिल कर रही थी साड़ी। उसे पसंद नहीं आई। मैंने अधीर होकर पूछा, अरे मुंह खोलकर कहे तब ना। मूर्ति की तरह कोने में बैठी रही, हाथ लगाना तो दूर, आंख उठाकर तक नहीं देखा एक बार। वो तो सिलबिल थी मेरे साथ, तो ठीक रहा, उसी की मदद से चुनाव कर लिया। मेरा मन एकदम बुझ गया। माना कि बड़े घर की लड़की है, बनारसी साड़ी उसके लिए अनोखी चीज नहीं, पर सगाई की साड़ी के साथ तो एक भावात्मक संबंध होता है। मुंह से कुछ ना कहे तो आंखों से ही बहुत कुछ कहा जा सकता था। कम से कम जया का मन तो रख लेती। वह तो इतनी आहत होकर लौटी कि बहू की रूप चर्चा उसके लिए सामने व्यर्थ हो गई। मुझे यही तो डर लगा है रे, मैंने कहा। अजीब घुन्नी लड़की है, जीतू के साथ पता नहीं कैसे निभेगी। घुन्नी नहीं है मामा, घमंडी है। तुम तो अब अपनी चिंता करो, जीतू के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। उनकी खूब घुट रही है। अभी आते आते मैंने देखा उसने एक चुपके से चिट्ठी पकड़ा दी जीतू को। मैंने साफ साफ देखा है। जया की बात ने मुझे चौंका दिया। सोचा ये ठीक ही कहते हैं, जीतू मेरे सामने नाटक करता होगा, मैं भी तो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाती हूँ। सीमा ने क्या बात की, कैसे की, बेचारा जवाब दे भी तो क्या। कुछ भी हो, मन से एक बोझ उतर गया। सारी तैयारी करते कराते रात के 12 बज गए। दूसरे दिन ये लोग ओली डालने जा रहे थे। इतने बड़े घर से संबंध होने जा रहा है। पहली बार हम लोग कुछ लेकर जा रहे थे, पर जैसे सारी चिंता मेरे ही सर थी और कोई मेरा हाथ बटाने के लिए नहीं था। जीतू का तो प्रश्न ही नहीं। जया मां मुंह फुलाकर बैठ गई। उसे सीमा जरा भी अच्छी नहीं लगी। कल जीतू ने चढ़ा दिया था कि सीमा के आ जाने से दीदी का सौंदर्य फीका पड़ जाएगा। इसी से नाराज थी। बात हंसी मजाक में टल जानी थी, पर जया बहुत बुरा मान गई। उसकी ओर से किसी सहायता की आशा करना व्यर्थ था। सबसे ज्यादा रोष तो मुझे उसके पापा पर आ रहा था। एक बार भी उन्होंने सारा सामान नहीं देखा, ना पूछा। मैं बिस्तर पर गई तब वे बड़े मजे से खर्राटे भर रहे थे। इतना ताव आया मुझे। उन्हें झकझोर कर जगाया मैंने और पूछा, सुनो, सुबह जमाई साहब को लेने स्टेशन कौन जा रहा है? ठीक से तय कर लो, नहीं तो समय पर कोई नहीं पहुंचेगा। कोई नहीं जा रहा, उन्होंने अलसाए स्वर में कहा। क्यों? क्योंकि वे नहीं आ रहे। क्यों? आपको कैसे पता चला? क्योंकि मैंने ही उन्हें फोन पर मना कर दिया। अरे क्यों? क्योंकि कल का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। क्यों? रामदास जी को हार्ट अटैक आ गया है। हाय राम, क्यों? क्योंकि उनकी लड़की अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई है। क्यों? वो एकदम झल्लाकर उठ बैठे। तुम्हारी इस क्यों का कहीं कोई अंत भी होगा? लड़कियां किसी के साथ क्यों भाग जाती हैं, क्या ये भी मुझे बताना होगा? खिसियाई चुप हो गई मैं। पागलों की तरह प्रश्न पर प्रश्न किए जा रही हूँ। कम से कम इनकी मनस्थिति का तो ख्याल किया होता। शाम से अनमने हैं बेचारे, पर मुझे अपनी व्यवस्था के बीच ध्यान ही नहीं आया। इस कांड की तो मैंने कल्पना भी न की थी। मन इतना बौखला गया कि अनचाहे मुंह से निकल गया। अब क्या? मिठाई बांटो, वो गिर रहा है। तुम दोनों माँ बेटे ने तो शुरू से ही मीन मेघ निकाल रखे थे ना। अब तुम्हारे मन की हो गई। घर आई लक्ष्मी दरवाजे से ही लौट गई। खूब आनंद मनाओ अब। शोभ उनके हर शब्द से टपक रहा था। रामदास जी के घर समधी बनकर जाने की सबसे ज्यादा चाव तो उन्हीं को था, इसलिए सबसे ज्यादा निराशा भी उन्हें ही झेलनी पड़ी। इसके बाद चुप रहने में ही मैंने अपनी खैरियत समझी, पर रात भर मुझे नींद नहीं आई। बार बार सीमा का रूखा व्यवहार याद आता रहा। उसे हम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये स्वाभाविक था। पर घर के लोग कैसे हैं, क्या उन्हें भी अंदाजा ना हुआ? लेकिन लगता है वे लोग सब जान गए थे, तभी तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए थे। जिस दिन से रिश्ता लाए थे उन्होंने हमें सांस नहीं लेने दी थी। ये तो ईश्वर की कृपा थी, जो समय रहते सारा रहस्य खुल गया। मुझे कमरे में आते हुए उसने दर्पण में देख लिया था। वहीं से बोला, तुम परेशान क्यों हो रही हो ममा? मैं अभी शेव बनाकर वहीं तो आ रहा था। मैं तो यूं ही चली आई रे। चाय की ट्रे गोल मेज पर रखते हुए मैंने कहा, सोचा साथ साथ चाय पी लेंगे, एक बात भी कहनी थी। समथिंग इम्पोर्टेंट ममा? हाँ, ऐसा ही समझो। वो जो सीमा है ना, वह इस बुरी तरीके से चौंका कि रेजर हाथ से फिसल गया। गीले तौलिए से गाल को सहलाते हुए मेरे सामने आकर बैठ गया और अधीर स्वर में बोला, सीमा का क्या कह रही थी तुम माँ? क्या किया उसने? वो अपने फुफेरे भाई के साथ भाग गई। मैंने सपाट स्वर में आखिर कह ही डाला। ओ मामा। उसने एक लंबी सांस छोड़ी। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। उतनी सी देर में मैं पता नहीं क्या क्या सोच गया। क्या सोच गया था? मैंने हैरत से पूछा।
दरअसल मामा मैं एक पागलपन कर बैठा था, उसने खिसियाए स्वर में कहा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछूं वह उठा और दराज में से कागज का पुर्जा लाया और बोला, लो पढ़ो। पढ़ने को था ही क्या, बस 2 ही पंक्तियां थी उसमें। अगर आप शादी से इनकार नहीं करेंगे तो मुझे मजबूरन कुछ खा लेना पड़ेगा। कब मिली तुझे ये चिट्ठी, मैंने कांपते स्वर में पूछा। उसी दिन जब हम लोग साड़ी खरीदने गए थे। तो पगले मुझे बताया क्यों नहीं, कैसा सर्वनाश हो जाता अभी। एक जिद सी सवार हो गई थी मामा। मैं भी जया की तरह सोचने लगा था। लगता था वो लड़की हमें छोटा करके देखती है। इसके दर्प को तोड़ना होगा, इसे ब्याह करके घर लाना होगा, भले ही दूसरे दिन छोड़ आना पड़े। उसकी बेरुखी का और भी कोई कारण हो सकता है, इस और ध्यान ही नहीं गया। और अगर वो सचमुच कुछ खा लेती तो, मैंने कप में चाय डालते हुए पूछा। इसीलिए तो जब तुमने उसका नाम लिया मैं डर गया। मुझे तो हैरत होती है मामा, पढ़ी लिखी होकर ये लड़कियां इतनी बुजुर्ग कैसे होती हैं। अपने मन की बात मुंह खोलकर क्यों नहीं कहती, गूंगी गाय की तरह खूंटे से चुपचाप बन जाती हैं। अब तो उसने अपने तेवर दिखला दिए ना, मैंने करवाहट भरे स्वर में कहा। हाँ मानना पड़ेगा, पता मालूम हो तो मेरी ओर से बधाई के तार भेज देना उसे। मैं तो इसी बात से शुक्रगुजार हूँ कि वो काफ़ी समझदारी से पेश आई, शादी की रात तक इंतजार नहीं किया, नहीं तो अपनी जिंदगी भी मामा एक फिल्म की तरह बन जाती। मैं उठकर पुनः आईने के सामने गया, पर साबुन के झाग से भरे उस चेहरे पर कुछ भी पड़ना असंभव था। ईश्वर से यही मनाती रही कि हताशा का यह ज्वार जो मुझ पर है उसे अछूता छोड़ दे। सीमा के अपने घर में जो भी कहर बरपा हुआ हो, पर इस घर की भी रौनक कुछ दिनों के लिए छिन गई। बच्चों के पापा का मूड तो उसी दिन ऑफ हो गया। मेरा मन भी बुझ गया था। जया भी इतने दिनों बाद इंदौर आई थी, पर सहेलियों से मिलने का, रिश्तेदारों के यहाँ जाने का उसे जरा भी उत्साह नहीं रहा। जहां भी जाओ वही प्रश्न, वही शंकाएं, वही कौतूहल। खींच सी होने लगी थी। हम सबके बीच जीतू बिल्कुल सरल स्वाभाविक बना हुआ था, पर माँ थी, इसलिए जानती थी कि वो भीतर ही भीतर हिल गया है। उसके ठहाके बेजान होते जा रहे हैं। दीदी के साथ उसकी नोकझोंक में दम नहीं था। जया के बच्चों के साथ चल रही उसकी छेड़खानी एक दिखावा है। और फिर जया ने एकदम घर लौटने का फैसला कर लिया। उसे रोकने में कोई तुक भी नहीं थी। भारी मन से मैंने विदा की तैयारियां शुरू की। उत्साह के साथ आई थी बेचारी, और अब कैसी मनःस्थिति से लौट रही है। पर लड़की समझदार है, बोली, मामा हम तो सबको यही बताएंगे कि लड़की के पिता बीमार हो गए, इसी से काम रुक गया। आप लोग अपने से कुछ नहीं लिखना। उसकी सूझबूझ देखकर दंग हो गई मैं। सच, लड़कियों को मैके की प्रतिष्ठा का कितना ख्याल रहता है। कुलियों के सर पर सामान लदवाकर हमने प्लेटफॉर्म पे पैर रखा ही था कि आवाज आई, नमस्ते दीदी, नमस्ते आंटी, नमस्ते जीजा। मैंने चौंक कर देखा। यूनिफॉर्म की साड़ी पहने बच्चों के एक झुंड से गिरी अनु खड़ी थी। आज जा रही हो दीदी, उसने पूछा, पर उत्तर की कौन कहे। दोनों भाई बहनों ने उसकी ओर देखा तक नहीं, सीधे मुंह उठाए 3 व्हीलर की तरफ चले गए। बेचारी का इतना सा मुंह निकल आया, मुझे दया भी आई। वैसे भी पीछे ही घिसट रही थी मैं। मैंने पूछा, कैसी हो अनु, माँ ठीक है। माँ ठीक है आंटी, परसों से बुखार में पड़ी है, उसने उदास स्वर से कहा। तो छुट्टी क्यों नहीं लेती। रोज रोज कुछ छुट्टी कौन देगा आंटी। फिर जनवरी का महीना है, रोज बच्चों को लेकर किसी न किसी स्कूल में जाना पड़ता है। प्रतियोगिताएं चल रही हैं, आज भी महू जा रही हूँ, घर पर बैठ नहीं सकती। ट्रेन ने शायद सिग्नल दिया, प्लेटफॉर्म पर गहमा गहमी बढ़ गई। उसी के शोर शराबे में अनु की आवाज भी खो गई और अनु भी। जया को ढूंढते हुए मैं भीड़ चीरती हुई चल पड़ी। लौटते समय मैंने जीतू से पूछा, तूने बात क्यों नहीं की रे, उस बेचारी का क्या दोष। दोष किसी का भी हो मामा, सजा तो सभी को भुगतनी पड़ती है ना। उसके स्वर में चौंक कर देखा, व्यथा या रोष। उसका चेहरा काला पड़ गया था। मैंने ठीक ही समझा, लड़का भीतर ही भीतर हिल गया। और फिर एक बार फिर रिश्तों की बाढ़ आने लगी। खबर फैलते ही देर कितनी लगती है। फिर शुरू हो गई बरसात, फोटो की, जन्म कुंडलियों की। सुबह शाम दरवाजे पर चिर अपरिचित चेहरों की भीड़ जुटने लगी। बढ़ चढ़कर दहेज के प्रस्ताव आने लगे। एक समय था जब इन सारी बातों से मुझे खुशी होती थी, लड़के की माँ होने का गौरव प्राप्त होता था। पर अब जैसे कोफ्त होने लगी है। लगता जैसे मेरा लड़का नीलामी पर चढ़ रहा है, जिसकी बोली सबसे ऊंची लगेगी उसी को मिलेगा। लाख बार समझाया कि अभी हम लोग कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं है, हमें कुछ संभलने का तो मौका दीजिए। पर लोग इसे भी वर पक्ष की एक अदा ही समझते। फिर से मुनहार शुरू हो जाती। हम लोग तो जैसे तैसे मान भी जाते, पर जीतू को लड़की दिखाने ले जाना एक टेढ़ी खीर। जनता के पास इस समस्या का भी हल। लोग किसी न किसी बहाने लड़कियों को लेकर ही घर आने लगे। बाजार में, मंदिर में, हॉल में, सिनेमाज में योजनाबद्ध तरीके से लड़कियों का प्रदर्शन होने लगा। जीतू बौखला गया, बोला, मामा तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल बना दोगे। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जिस दिन कोई लड़की मन को मिल जाएगी ना, मैं तुम्हारे सामने लाकर खड़ी कर दूंगा, बस। अब लड़कियां क्या सड़कों पर पड़ी मिलती हैं, पर उससे कौन उलझे। गोमती भाभी के चाचा जी एक बहुत अच्छा प्रस्ताव लेकर आए। अच्छा खानदान, खाते पीते लोग थे, लड़की सुंदर और डॉक्टर भी। जीतू मेडिको पत्नी के पक्ष में कभी नहीं था, पर लड़की के पिता ने कहा, डिग्री ले ली है, आप चाहेंगे तो नौकरी करेगी, नहीं तो घर गृहस्थी संभालेगी, रुचि है उसकी उसमें। जितेंद्र जी चाहेंगे तो घर पर ही छोटी मोटी डिस्पेंसरी खोल लेगी। वैसे उसका कोई आग्रह नहीं है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही ठीक। मैंने भी सोचा ठीक तो है। कल को जीतू की प्रैक्टिस चल निकली तो डॉक्टर पत्नी वरदान साबित होगी। हुनर तो तिजोरी में रखे धन की तरह है, जब चाहा काम ले लिया। उन दिनों यह यशवंत राय अस्पताल में हाउस जॉब कर रही थी। तय हुआ कि उसे वहीं चलकर देखें। जीतू से तो साफ साफ कहना व्यर्थ था। मैंने बहाना बनाया, 6ठी मंजिल पर अमुक चाची बीमार है, उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, तू साथ चल, थोड़ी लिफ्ट की सुविधा मिल जाएगी। वो मना नहीं कर सकेगा जानती थी। चल दिया मेरे साथ।
अस्पताल के विशाल पोर्ट में स्कूटर टिकाया ही था कि देखा सीढ़ियों पर एक चिर परिचित आकृति हथेलियों में चेहरा छिपाए सिसक रही है। अनु, क्या हुआ? हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। उसने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा उठाकर हमारी ओर देखा और पास चली आई। बोली, जीजाजी, माँ बहुत बीमार है। उस दिन स्टेशन पर जीजाजी कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ा गई थी, पर आज उसे ऐसा होश ही नहीं रहा। उसकी माँ सचमुच बीमार थी। क्या हुआ माँ को? पता नहीं, परसों से यहाँ लाए हैं, तब से उन्होंने एक बार भी आंख नहीं खोली। कौन से नंबर में है? चलो देखते हैं। यहाँ इंसेंटिव में है, पर वहाँ किसी को भीतर जाने नहीं दे रहे हैं। ताई जी, भाई साहब, मामी जी सब बाहर बैठे हैं। मुझसे तो वहाँ नहीं बैठा जाता, रुलाई छूटती है। आप तो डॉक्टर हैं ना, आपको जाने देंगे ना? उसने अधीरता से पूछा। मामा जी आए हैं? जीतू ने पूछा। हाँ, कल शाम ही आए हैं, उन्हें तार दे दिया था ना। अच्छा अनु, तुम अंदर चलो, मैं डॉक्टर परिहार को लेकर अभी आ रहा हूँ, जीतू ने अधिकारपूर्ण लहजे में कहा। एक बार हम लोगों की ओर से करुणा दृष्टि देखते हुए अनु भारी कदमों से भीतर चली गई। उसके जाते ही जीतू मेरे सामने तनकर खड़ा हो गया और पास से गुजरती बेतहाशा भीड़ को अनदेखा करके बोला, मामा, क्या तुम इस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार कर सकोगी? मैं हतप्रभ सी उसे देखती रह गई। ये मत सोचना मामा कि मैं भावावेश में आकर इतनी बड़ी बात कह बैठा हूँ। पिछले कई दिनों से ये बात मेरे मन में घुमड़ रही है, पर मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा था। पर अब सोचा और सोच विचार के लिए समय ही नहीं रहा। बोलो ना मामा, प्लीज। पर बेटे, ये बातें हड़बड़ी में तय नहीं होती। मैंने कहना चाहा तो वह फौरन मेरी बात काट कर बोला, कहा ना माँ, अब सोच विचार के लिए समय नहीं है। मुझे मालूम है अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए तुम्हारे मन में ढेरों अरमान है, पर मामा, भीतर जो दम तोड़ रही है ना, वो भी एक माँ है। उसने अपनी इकलौती बेटी के लिए सपने सजोए होंगे। उन सपनों के लिए जिंदगी भर अपनी परिस्थितियों से लोहा लेती रही। अब तो शायद वे कुछ सुनने कहने से परे चली गई है, पर अगर एक क्षण को भी उसने चेतना लौट आई तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ। मैं उन्हें यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा मामा। इसके लिए मुझे तुम्हारी आज्ञा चाहिए, दोगी ना? उसकी बात पूरी नहीं होने पाई कि अनु बदहवास दौड़ती आई। जीजा जी प्लीज चलिए ना, माँ को देखो, वो लोग क्या कह रहे हैं। पल भर को हम दोनों जैसे काट हो गए। मैंने ही किसी तरह खुद को समेटा। जीतू, तुम अंदर जाकर देखो, अन्नू की चिंता मत करो, वो मेरे पास है और हमेशा रहेगी। और सुबकती हुई अन्नू को मैंने अपने अंक में भर लिया। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।